Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hopefully you are enjoying good health at your homes. Dear students, today we are going to discuss the remaining topics of chapter number 14, the transport. और हमने transport in animals start किया हुआ था, उसके हमने human circulatory system को almost तकरीबन complete कर लिया है. उसमें से चंद एक चीज़ें जो रह गई थी उसको भी हम डिस्कस करेंगे. So first of all, today we are going to discuss the electrocardiogram. The first topic is इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और जिसको हम आम तौर पर बोलते हैं ECG. You will be definitely know about this term ECG. आपने अपने सराउंडिंग्स में लाजमी इस नाम को सुना होगा. ECG के हवाले से, हार्ट के हवाले से ये एक टेस्ट होता है, ठीक है. और इट इज़ बेसिकली a recording of electrical impulses which travels from the heart musculature to the surface of the body. ठीक है, that is called as electrocardiogram. The recording of electrical impulses generated by the electrical system of heart. आपको याद होगा एक्साइटेशन कंट्रैक्शन में मैंने आपसे इस बात का जिक्र किया था कि हार्ट का अपना जो है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जिसमें तीन मेन चीज़ों का डिस्कस की गई थी. एक SA नोड, दूसरा AV नोड और तीसरे नंबर पर परकिंजी फाइबर्स है जिनको एक्साइटेबल फाइबर्स भी कहा जाता है, ठीक है. दैट मेक्स द इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट, ठीक है. इस तरह मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे. SA node, number 2 the AV node, and number 3 excitable fibers जिनको हमने कहा था परकिंजी फाइबर्स. दैट इज़ बेसिकली द इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट. तो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं, जो नर्व इम्पल्स होती है, दैट इज़ जनरेटेड फ्रॉम दिस इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट. जब वो एट्रिया और फिर वेंट्रिकुलर्स वहाँ पर वो ट्रेवल करती है टू मेक अ कंप्लीट हार्ट फंक्शनिंग, हार्ट बीट मुकम्मल करवाने के लिए. तो उनमें से जो उसका कुछ एक स्मॉल जो प्रोपोर्शन होता है उन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का, that travels to the surface of the body, to the musculature. ये ऊपर चेस्ट की तरफ वो आती हैं उनकी और तकरीबन all around the body, ठीक है. हमारी जो बॉडी की जो सरफेस होती है वहाँ पर वो ट्रेवल कर जाती हैं, वो उनसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं. और उन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को या उस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को रिकॉर्ड किया जा सकता है बाय द नेम ऑफ मशीन विच इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है. ये मशीन होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसकी मदद से हम उसकी विजुअल रिकॉर्डिंग, जो आपने देखी होगी स्ट्रिप होती है एक छोटी सी जिसके ऊपर वो वेव्स बनती हैं, वो अभी आपको दिखाता हूँ वो वेव्स भी कैसे बनती हैं. तो उनकी मदद से जो है हम हार्ट की जो एक्साइटेशन कंट्रैक्शन है उसका जायज़ा ले सकते हैं, वेदर द हार्ट इज़ फंक्शनिंग नॉर्मली और नॉट. क्लियर. तो इसमें ख़ास तौर पर जो रिदम्स होते हैं
रिदमिक कंट्रैक्शन जो होती है हार्ट की, हम उसको मालूम कर सकते हैं। नॉर्मल क्या होती है और फिर उसके बाद फिर एबनॉर्मल जो रिकॉर्डिंग होती है वो दोनों ही, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली आमतौर पर इसमें रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है, इसमें दो तरह की लीड्स को इस्तेमाल किया जाता है। वी यूज़ टू काइंड ऑफ लीड्स। जो कि बॉडी के ऊपर प्लेस की जाती हैं। एक होती हैं चेस्ट लीड्स और दूसरी होती हैं लिम्ब लीड्स। तकरीबन 6 होती हैं चेस्ट लीड्स, ठीक है, और 3 होती हैं लिम्ब लीड्स। जो चेस्ट लीड्स होती हैं वो दे आर प्लेस्ड on the opposite side of the heart, between the ribs। तो जैसे कि हम आमतौर पर देखते हैं हार्ट की जो कंट्रैक्शन है दैट इज फेल्ट ऑन द लेफ्ट साइड, तो राइट साइड के ऊपर बिटवीन द रिब्स यानी कि इंटरकोस्टल जो स्पेस होती है या इंटरकोस्टल जो मसल्स होती हैं वहाँ पर उनको फील करने के बाद वहाँ पर उसके हार्ट के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे 6 चेस्ट लीड्स लगाई जाती हैं और 3 होती हैं लिम्ब लीड्स, जिसमें से 2 अपर लिम्ब यानी कि ये हमारे राइट आर्म और लेफ्ट आर्म में लगाई जाती है और एक जो होती है वो नीचे हमारी लेग्स, एक लेग के अंदर लगाई जाती है, ठीक है। तो इनको लिम्ब लीड्स कहा जाता है। क्लियर? तो इस तरह से फिर जब उनको लगाया जाता है, जब हार्ट चूँकि कंट्रैक्ट कर रहा है, कंट्रैक्शन उसकी कैसे हो रही है, थ्रू इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ रही होती है। वो इम्पल्स जैसे मैंने आपको बताया कि उसका जो स्मॉल प्रोपोर्शन होता है उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का वो ट्रेवल करता है हमारे सरफेस ऑफ द बॉडी के ऊपर और विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रोड्स, ये बेसिकली लीड्स क्या हैं, दीज आर इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोड्स की मदद से फिर हम उनकी जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं ऑन अ पेपर, जिसको ग्राफ पेपर भी कहते हैं, उसके ऊपर उसकी वो रिकॉर्डिंग आ जाती है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्लियर? जो विजुअल रिकॉर्डिंग आती है वो जो स्ट्रिप होती है जिसके जो ग्राफ पेपर के ऊपर हमारी रिकॉर्डिंग आती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जिसकी मदद से ये ली जाती है दैट मशीन दैट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्लियर? ये दोनों डिफरेंसेस याद रखने हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वो मशीन है जिससे हम ये सारे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को रिकॉर्ड करते हैं और जो विजुअल ट्रेस आता है उन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है, वो भी आपको दिखाता हूँ। उस इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्सेस हैं उसका विजुअल रिकॉर्ड ऑन द ग्राफ पेपर, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि जो ECG होती है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और उन कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ नॉर्मल ECG। एक नॉर्मल ECG होती है वो किस तरह से होती है। उस नॉर्मल ECG का मैं सिर्फ एक यूनिट जो है वो आपके सामने ड्रॉ किया है, जो कि ऐसे मल्टीपल आती रहती हैं, ठीक है। वो एक लंबी सी स्ट्रिप बनती है, इसे कैलकुलेट किया जाता है। उसमें से एक जो यूनिट है उसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। इसमें से देखेंगे हम, ये एक वेव बन रही है। दिस वेव इज कॉल्ड एज P वेव। उसके बाद ये 3 चीज़ों की मदद से इसे कहते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज Q, दिस इज कॉल्ड एज R एंड दिस इज कॉल्ड एज S। तो ये 3
जो ऐसे प्रोपोर्शंस बन रहे हैं इसे कहा जाता है, दिस इज QRS कॉम्प्लेक्स, ये QRS कॉम्प्लेक्स कहलाता है। और उसके बाद फिर एक यहाँ पर देख सकते हैं एक वेव बनती है, दिस इज टर्म्ड एज द T wave, ठीक है। सो दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ अ नॉर्मल ECG। हम जब भी कोई ECG देखते हैं तो उसमें ये तीन कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि इन कंपोनेंट्स का, इनकी वेव्स का या इस QRS कॉम्प्लेक्स का एक्चुअली क्यों बनते हैं, हाउ दे आर, व्हाई दे आर फॉर्म्ड, इनका मकसद क्या होता है। सो जो P वेव होती है, it is formed just prior to atrial contraction. QRS complex, it is formed just prior to ventricular contraction, and the T wave is formed when the ventricles are recovering after contraction। मतलब कि आफ्टर द कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स टी वेव बनती है। तो ये बेटा नॉर्मल सेगमेंट्स, ये नॉर्मल कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी एक ECG के, ये तीन मेन कंपोनेंट्स। सो पी वेव पहले बनती है जस्ट प्रायर टू एट्रियल कंट्रैक्शन, मतलब कि जैसे ही एट्रिया अभी कंट्रैक्ट, एट्रिया के अंदर ब्लड आ चुका है सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से, इनके अंदर फिलिंग हो चुकी है, उसके ऊपर प्रेशर बिल्टअप हो रहा है और उसके कंट्रैक्ट, अभी कंट्रैक्ट नहीं हुआ, जस्ट प्रायर, उससे चंद एक जो होते हैं मिली सेकेंड्स पहले वो ये एक वेव बनती है उनके जस्ट प्रायर टू द कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, एट्रिया कंट्रैक्ट करने से पहले। उसके बाद फिर जब वो एट्रिया कंट्रैक्ट कर देते हैं उसके बाद जो है वो ये बनता है QRS कॉम्प्लेक्स, यानी कि अभी ब्लड जा चुका है उनके अंदर वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है। इधर से लेफ्ट एट्रियम फिल हुआ था, इधर से राइट एट्रियम फिल हुआ था, फिर उसके बाद उन्होंने कंट्रैक्ट किया, उसके बाद फिर ये थोड़ा सा गैप आया, उसके बाद फिर जस्ट प्रायर टू द कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स दिस complex is formed. This point is called as Q, R and S. इसे कहते हैं QR complex। ये बनता है उस वक्त जबकि वेंट्रिकल्स जो होते हैं अभी कंट्रैक्ट करने ही वाले होते हैं, उससे चंद लम्हे पहले, ठीक है, विद इन मिली सेकेंड्स जो बनता है वो बनता है QRS कॉम्प्लेक्स। और जब वेंट्रिकल्स दोनों, बोथ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल्स, जब वो कंट्रैक्ट कर चुके होते हैं तो उसके बाद व्हेन दे आर रिकवरिंग, कंट्रैक्ट करने के बाद जब वो रिकवर कर रहे होते हैं, यानी कि उनका मस्कुलेचर रिलैक्स कर रहा होता है, उस वक्त बनते हैं द टी वेव। इज़ दैट क्लियर? ये एक नॉर्मल ECG है, इसी की मदद से फिर हम एबनॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं, जो एबनॉर्मल रिदम्स होते हैं, ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होता है? Its significance is we are able to diagnose heart problems, especially the arrhythmias. एरिथमिया का रिदम कहते हैं, जैसे आपने देखा था कि कैसे हैं हार्ट कंट्रैक्ट कैसे करता है, एक्साइटेशन कंट्रैक्शन मैंने आपको समझाई थी कि पहले एट्रिया के अंदर फिलिंग होती है, फिर इसके बाद एट्रियल कंट्रैक्शन होती है, फिर उस एट्रियल सिस्टोल, फिर उसके बाद वेंट्रिकल सिस्टोल और उसके बाद फिर डायस्टोल का पीरियड आता है जिसमें जो चैम्बर्स होते हैं वो फिल हो रहे होते हैं, ठीक है।
तो ये एक रिदम है, जिससे वो लब डब साउंड जो है लास्ट टाइम आपको बताया था कि वो प्रोड्यूस होती है, तो दैट इज़ अ रिदम। और अगर इसमें हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, ड्यू टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ द मसल्स ऑफ द हार्ट, और ड्यू टू एनी ब्लॉकेज ऑफ द वेसल्स ऑफ द हार्ट, यानी कॉर्नरी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाएं, तो उसकी वजह से हार्ट के अंदर कोई इशू आ सकता है। कोई जो वेसल्स होती हैं नॉर्मल जो बॉडी की, वो अगर सही तरह से ब्लड ना पहुंचा पा रही हों, तो उस हवाले से जो कंट्रैक्शन होती है हार्ट की वो सफ़र हो सकती है, वो उसमें एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं। तो ख़ास तौर पर जो एरिथमियास जो होती हैं, रिदम्स, जो नॉर्मल जब रिदम नहीं होगा हार्ट का, यानी कि हार्ट को पर मिनट के हिसाब से कितना बीट करना चाहिए था, दैट इज़ द नॉर्मल रिदम। और आपने पढ़ा था कि 70 to 75 मिनट्स, ठीक है, 70 to 75 बीट्स पर मिनट के हिसाब से हमारा जो एक हार्ट होता है एक एवरेज एडल्ट का, वो जो है वो बीट करता है। बच्चों के अंदर जो रेट ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द एडल्ट वंस, ठीक है। इसी तरह से आमतौर पर जब बच्चा पैदा होते हैं तो उनमें 100 से ऊपर चला जाता है, 100, 110 और 20 और 30 और इवन 40 एंड इवन 50, 150 तक भी। बट दैट इज़ नॉर्मल अकॉर्डिंग टू देम, नॉट अकॉर्डिंग टू द एडल्ट वंस, ठीक है। जो बच्चे बड़े होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, या जो हमारी उम्र के होते हैं, उनमें 100 जो है वो नॉर्मल कंसिडर नहीं होता, ठीक है। दैट इज़ एबनॉर्मलिटी, क्लियर। तो उन्हीं एबनॉर्मलिटीज़ को डायग्नोज करने के लिए ECG परफॉर्म की जाती है कि वेदर द हार्ट इज़ फंक्शनिंग नॉर्मली और नॉट। तो इससे बहुत सारी हार्ट डिजीज़ के हवाले से और हार्ट की जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसके हवाले से हम जान सकते हैं, क्लियर। सो दैट वाज अबाउट द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एन एबनॉर्मेलिटी अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ डिस्कस करते चलें पेस मेकर के हवाले से। व्हाट इज़ पेस मेकर ऑफ द हार्ट? तो जो नेचुरल पेस मेकर है, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जो नेचुरल पेस मेकर होता है वो क्या होता है? दैट इज द SA नोड। So this, let's suppose this is the heart structure of heart, और यहाँ पर होता है SA नोड, AB नोड, फिर यहाँ से एक्साइटेबल फाइबर्स इस तरह से, जिनको हमने पर्किंजी फाइबर्स कहा था। So this is SA node, this is AV node, and this is excitable fibers, जिसको हमने कहा था द पर्किंजी फाइबर्स। द पर्किंजी फाइबर्स, ठीक है। सो इस डायरेक्शन में जो नर्व इम्पल्स है वो फ्लो करती है इन अ नॉर्मल हार्ट। सो दीज आर एट्रिया एंड दीज आर द वेंट्रिकल्स। तो जो SA नोड होता है, जिसको हम साइनो एट्रियल नोड कहते हैं, ये है हमारी बॉडी का नेचुरल पेस मेकर। आई हैव टोल्ड यू बिफोर, ये यहाँ से
जो रिदम्स होते हैं हार्ट के, पहले एट्रिया का, पहले वो आपने पढ़ा था उसके कंपोनेंट्स है कार्डिक साइकिल के, जिसमें से द डायस्टोल, फिर उसके बाद एट्रियल सिस्टोल, देन द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये पूरा अपने साइकिल मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें क्या क्या कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ये काम स्टार्ट कहाँ से होता है? इट स्टार्ट फ्रॉम द साइनो-एट्रियल नोड, दिस वन। सो दिस इज एक्चुअली द नेचुरल पेसमेकर। पेसमेकर का मतलब ये है कि ये हमारी हार्ट की जो रिदम्स होते हैं, उसकी जो बीटिंग होती है, हार्ट की कंट्रैक्शन जो होती है, पंपिंग जो होती है, ये उसको एक नॉर्मल रिदम के अंदर रखता है, उसको पेस के अंदर मेंटेन करता है। क्लियर? सो दैट इज़ द नेचुरल पेसमेकर। बाज़ औक़ात ये होता है कि ड्यू टू सर्टेन हार्ट डिजीज़ के अंदर, लाइक इन द कंजस्टिव हार्ट फेलियर, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, या फिर और जो कोई भी कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके अंदर समटाइम्स ये जो SA नोड है ये सही तरह से काम नहीं करता, ये सही तरह से इम्पल्सेस आगे सेंड नहीं कर पाता, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट है जहाँ से इम्पल्सेस जनरेट होंगी और फिर आगे पूरे हार्ट के मस्कुलेचर को प्रोवाइड की जाएंगी, और फिर उसके बाद जो है जो हार्ट एक नॉर्मल रिदम के अंदर जो है वो बीट करता है, पंप करता है, अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एनी रीज़न इफ द कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज़ नॉट प्रॉपर, स्लो हो जाए हार्ट की कंट्रैक्शन, वो उसका जो रेट है वो नॉर्मल से बिलो हो जाए, 60 से भी नीचे चला जाए, 60 बीट्स पर मिनट से भी नीचे चला जाए, ठीक है, दैट इज़ एबनॉर्मेलिटी, दैट इज़ एरिथमिया, ठीक है। तो उस सूरत में क्या किया जाता है, उस नॉर्मल हार्ट को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए, एक नॉर्मल उसको बीट्स पर मिनट के हिसाब से लाने के लिए एक आर्टिफिशियल पेसमेकर भी बनाया जाता है। अब ये आर्टिफिशियल पेसमेकर क्या चीज़ है? ये एक डिवाइस है, ठीक है। ये उस सूरत में इस्तेमाल की जाती है जबकि हार्ट जो है वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट ना कर रहा हो। किस वजह से कॉन्ट्रैक्ट ना कर रहा हो? क्योंकि वहाँ पर जो इम्पल्सेस हैं यहाँ पर जो जनरेट करनी थी SA नोड ने, नेचुरल पेसमेकर ने, वो नहीं कर पा रहा। इस सूरत हाल से निपटने के लिए फिर एक बैटरी ऑपरेटेड एक डिवाइस होती है, सो हेयर इज़ द हार्ट, यहाँ पर हमारा हार्ट मौजूद है। तो एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसे आर्टिफिशियल पेसमेकर कहते हैं। वो यहाँ पर हमारी एक छोटे से माइनर से सर्जिकल ऑपरेशन के ज़रिए ये हमारे स्किन को इंसाइज किया जाता है, कट किया जाता है, और स्किन के नीचे वो एक छोटी सी इस तरह से एक डिवाइस होती है, वो उसको लगा दिया जाता है। और ये जो डिवाइस होती है ये कंप्यूटर चिप की तरह काम कर रही होती है। क्लियर? और इसके अंदर फिर कुछ लीड्स निकल रही होती हैं, और वो लीड्स यहाँ से ब्लड वेसल के ज़रिए एंटर की जाती हैं, और ये फिर इन चैम्बर्स को सप्लाई कर दी जाती हैं इस तरह से, लाइक दिस। तो चारों चैम्बर्स जो होते हैं हार्ट के, वहाँ पर उनके अंदर ये सप्लाई कर दी जाती हैं। तो ये एक ऐसा कंप्यूटराइज्ड चिप होती है, द आर्टिफिशियल पेसमेकर। सो दिस इज़ द आर्टिफिशियल पेसमेकर। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करता है उस सूरत में जब हमारा नेचुरल पेसमेकर जो है वो सही तरह से इम्पल्सेस को जनरेट ना कर पा रहा हो, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने ये समझनी है, ऐसा नहीं होता कि ये खुद से मतलब कि अच्छा ये इसके अंदर इतनी इंटेलिजेंस कंप्यूटर के अंदर, इस चिप के अंदर डाली जाती है। अगर तो हमारा हार्ट नॉर्मल वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है हार्ट का, यानी कि SA नोड फॉर द टाइम बिंग वो नॉर्मल हार्ट को फंक्शनिंग के लिए वो इम्पल्सेस जनरेट कर रहा है, तो तब ये डीएक्टिवेट हो जाती है, मतलब ये फिर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही
वो कंट्रैक्शन जो होती हैं वो इम्पल्सेस सही तरह से नहीं पहुंच पा रही और हार्ट रेट जो है वो कम होता चला जा रहा है ड्यू टू सर्टेन डिजीज कंडीशंस, तो फिर उसको असिस्ट करने के लिए यहाँ पर एस ए नोड को ये अपना काम फंक्शन परफॉर्म करेगा और चारों चैम्बर्स को इसके पॉइंट्स पहुँचा दिए जाते हैं विद इन द चैम्बर्स। और ये उनको जैसे कि नेचुरल हमारा पेस मेकर काम करता था उसी तरह से ये फिर काम करेगा और उस वक्त तक इम्पल्स जनरेट करता रहता है जब तक कि जो एस ए नोड है वो दोबारा से नॉर्मल इम्पल्स जनरेट ना करे। ठीक है, सो दैट इज़ द आर्टिफिशियल पेस मेकर। सो इट इज़ एन बैटरी ऑपरेटेड माइक्रो कंप्यूटर चिप जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को सेंड करती है टू द मस्कुलेचर ऑफ द हार्ट ऑल द 4 चैम्बर्स टू कीप द रिदम ऑफ द हार्ट का जो नॉर्मल रिदम था जो 70 to 75 बीट्स पर मिनट उसके हिसाब से उसको कंट्रैक्ट करवाता रहेगा। और ये उसी सूरत में पॉसिबल होता है, ये उसी कंडीशन में जब लगाया जाता है जब हार्ट नॉर्मल रेट के हिसाब से ना कंडक्ट कर रहा हो, उसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सही तरह से जनरेट ना हो रही हों, उस सूरत में ये आर्टिफिशियल पेस मेकर को लगाया जाता है। और कैसे लगाया जाता है, आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पर चेस्ट की स्किन को इंसाइज किया जाता है, बहुत माइनर ऑपरेशन होता है और उस स्किन के नीचे इसको फिर दफन कर दिया जाता है, ऊपर से स्टिच लगा दिए जाते हैं और उनकी जो लीड्स होती हैं विद यहाँ से जो मेजर ब्लड वेसल जा रही होती हैं उसके ज़रिए दे आर ट्रैक्ड टू द हार्ट। ठीक है, हार्ट चैम्बर्स, यहाँ से फिर वो हार्ट चैम्बर्स के अंदर पहुँचा दी जाती हैं और इस तरह से ये पूरे फिर इलेक्ट्रिकल जो वर्क होता है हार्ट का ये उसको संभाल लेता है। इज़ दैट क्लियर? सो दैट वाज अबाउट द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। तो 2 तरह के पेस मेकर्स हैं, एक तो नेचुरल पेस मेकर जो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने हमें दिया, दैट इज़ एस ए नोड, और फिर अगर वो कोई डिजीज़ कंडीशन है उसमें हमारा नेचुरल पेस मेकर सही तरह से काम परफॉर्म कर रहा, देन देयर इज़ द आर्टिफिशियल पेस मेकर जो कि फिर उसको कंप्लीट करवा जाता है। ठीक है, और ये फिर नॉर्मल जो रिदम होता है हमारे हार्ट का उसको कंट्रोल करता है, उसको मेंटेन करता है। इज़ दैट क्लियर टू यू? नाउ देयर इज़ another condition which is called as blue babies। ये थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है बेटा, अगर आपको डायग्राम समझ आ जाती है तो इंशाल्लाह आपको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एज देयर इज़ नो डायग्राम रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स। सो let's have a look। So this is our heart, atria and ventricles। और आपको पता है यहाँ से राइट एट्रियम से निकलती है पल्मोनरी ट्रंक, और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, द मेजर ब्लड वेसल ऑफ द हार्ट, दैट इज एओर्टा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। सो हमारा मेन जो फोकस होगा वो पहले इस पॉइंट पे होगा, इस चीज़ को अपने फोकस में रखना है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज लेफ्ट
pulmonary artery. And what is this? Yes, students, this is aorta, and here is aortic arch. ठीक है? So this is aorta and aortic arch. Aortic arch, and this is aorta. Now, dear students, let's have a look. जो बच्चे अभी माँ के पेट में हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं फीटस, ठीक है, आफ्टर 3 months of the pregnancy, the organism within the womb of the mother, इसको हम कहते हैं आफ्टर 3 months of pregnancy, it is called as fetus. तो फीटस के अंदर क्या होता है, आप अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है. आई एम ट्राइंग विद दिस वन ताकि आपको डिफरेंशिएट हो सके. पल्मोनरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा, इनके दरमियान में यहाँ पर एक बाईपास होता है. ये वाला जो मैंने ग्रीन कलर का ड्रॉ किया है, ये बाईपास होता है. दिस इज बेसिकली एन आर्टरी. इसे कहते हैं डक्टस आर्टेरियोसस. इसे क्या कहते हैं? डक्टस आर्टेरियोसस. आपने नोट करना है ये कहां पर मौजूद है. ये एक बाईपास है बिटवीन लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा. ठीक है, एओर्टा के अंदर आ रहा होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. जो पल्मोनरी आर्टरी आ रही है उसके अंदर क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, तो जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो बजाय इसके कि क्योंकि उसके हार्ट फंक्शनल नहीं है, ठीक है, अभी माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसके जो लंग्स होते हैं वो फंक्शनल नहीं होते, तो जो ब्लड होता है वो एओर्टा से यहाँ से बाईपास करके और उसको डायरेक्टली पोर कर दिया जाता है इनटू द पल्मोनरी आर्टरी. और यहीं से, ठीक है, इसमें से इस तरह से शंटिंग हो जाती है ब्लड की, और यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो चला जाता है एओर्टा में, और एओर्टा से फिर पूरी बॉडी को आगे सप्लाई कर दिया जाता है. ये एक नॉर्मल कंडीशन है. नॉर्मली ऐसा होता है जब बच्चा माँ के पेट में होता है. क्लियर? लेकिन इस आर्टरी को, इस कनेक्शन को क्या कहते हैं? डक्टस आर्टेरियोसस, जो कि एओर्टा और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान में मौजूद है, एक बाईपास. अब चूंकि लंग्स फंक्शनल नहीं है ऑक्सीजनेशन के लिए, माँ के पेट में है बच्चा, तो उसमें ये अल्लाह ताला ने एक रखी है आर्टरी, छोटी सी एक बाईपास रखा है, उसे कहते हैं डक्टस आर्टेरियोसस. जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है, व्हेन द बेबी इज डिलीवर्ड, ये जो सी डक्ट होती है, ये जो सी आर्टरी होती है, ये जो सी डक्टस आर्टेरियोसस होती है, ये बंद हो जाती है, ये क्लोज होना शुरू हो जाती है. ठीक है, ताकि क्योंकि जब बच्चा डिलीवर हो गया, अब उसने सांस लेना शुरू कर दिया है, उसके जो लंग्स होते हैं वो फंक्शनल हो जाते हैं, उनके अंदर ऑक्सीजनेशन का प्रॉपर सिस्टम शुरू हो जाता है. तो उस वक्त जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है, विद इन द फ्यू डेज, ठीक है, जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसके कुछ ही दिनों के अंदर, विद इन फ्यू डेज, 2 to 3 days और 4 days, वो ये डक्ट जो होती है वो बंद हो जाती है. ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे कंस्ट्रिक्ट होती है और बंद हो जाती है. और फिर जो एओर्टा के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा था वो कभी भी मिक्स नहीं हो पाता विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग्स. क्लियर? लेकिन समटाइम्स इट हैपन्स कि बच्चे के डिलीवरी के बाद वो ये डक्ट जो होती है वो बंद नहीं हो पाती. डक्ट बंद नहीं हो पाती. इफ द डक्ट इज नॉट क्लोज्ड, इसे फिर कहेंगे हम, इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल की जाती है पेटेंट. पेटेंट का मतलब होता है ओपन. ठीक है, पेटेंट का मतलब ओपन. तो जब नॉर्मली क्या होना था, वो डक्ट को बंद होना था आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी विद इन फ्यू डेज. लेकिन अगर वो बंद नहीं हो पा रही तो इस कंडीशन को कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, या इसको कहते हैं PDA. क्लियर? अब बच्चे के चूंकि लंग्स तो फंक्शनल हो चुके, ठीक है, सो देयर इज द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन. ठीक है, तो जो एओर्टा से
यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था और यहाँ से जो पल्मोनरी आर्टरी, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड था वो मिक्स होगा और एओर्टा से होता हुआ पूरी बॉडी में जाएगा। अब जो डीऑक्सीजनेटेड जब बॉडी के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, उससे क्या होगा, ऑक्सीजन प्रॉपर उसमें, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब यही है कि उसमें ऑक्सीजन नॉर्मल कंसंट्रेशन में नहीं मौजूद। जब नॉर्मल कंसंट्रेशन में नहीं होगी तो उस बच्चे को जो स्किन होती है, जो उसकी ये म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये सारी ये ब्लू होना शुरू हो जाएंगी। इसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है सायानोसिस। सायन से होता है सायन, ठीक है ना, पर ये ग्रीनिश ब्लू कलर, सायन कहते हैं ना ग्रीनिश ब्लू कलर को। तो ये जब दिस इज द ब्लूनेस of the skin and mucous membranes due to lack of proper oxygen। जो प्रॉपर ऑक्सीजन मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही, इस वजह से स्किन वो नीली होना शुरू हो जाती है। इस वजह से ऐसे बच्चों को जिनकी स्किन नीली होना शुरू हो जाए, बिकॉज ऑफ द पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, ठीक है, जो डक्टस आर्टेरियोसस जिसको पैदाइश के बाद बंद हो जाना चाहिए था वो नहीं बंद हुई, तो ब्लूनेस स्टार्ट होगी क्योंकि ऑक्सीजन और डीऑक्सीजन ब्लड मिक्स होना शुरू हो गए। तो इसे कहते हैं, ऐसे बच्चों को कहते हैं ब्लू बेबीज। तो ब्लू बेबीज के लिए एक रीज़न ये है। दूसरी रीज़न, सो दिस इज द फर्स्ट रीज़न, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। एक और भी कंडीशन है जिसकी वजह से बेबीज जो है वो ब्लू हो सकते हैं। वो क्या कंडीशन है? So this is the heart of a baby. अब नॉर्मली ड्यूरिंग द फीटल लाइफ मतलब कि बच्चा अभी माँ के पेट में है, वो फीटस है। अब क्या होता है कि ड्यूरिंग फीटल लाइफ ये दो एट्रिया, तो ड्यूरिंग फीटल लाइफ जो एट्रिया, आमतौर पर तो हमने ये पढ़ा था हार्ट के स्ट्रक्चर में कि एट्रिया, दोनों एट्रिया आपस में सेपरेट होते हैं, दोनों वेंट्रिकल्स आपस में सेपरेट होते हैं, ठीक है, आपस में उनके दरम्यान में कोई कनेक्शन नहीं होता। लेकिन ड्यूरिंग द फीटल लाइफ, जब बच्चा माँ के पेट में होगा, इन द वूम ऑफ द मदर, दोनों जो एट्रिया, राइट एट्रियम एंड द लेफ्ट एट्रियम, इनके दरम्यान में एक छोटा सा सुराख होता है। देयर इज एन एपर्चर, देयर इज अ होल विद इन बिटवीन द एट्रिया, ठीक है, ये वाला एक सुराख होता है। इस सुराख को कहते हैं, क्योंकि दो एट्रिया के दरमियान में है, इसे कहते हैं इंटर एट्रियल फोरामेन। फोरामेन का मतलब होता है सुराख, ओपनिंग, ठीक है, कोई भी ओपनिंग को कहते हैं फोरामेन। इंटर का मतलब बिटवीन, एट्रियल मतलब एट्रिया, तो एट्रिया के दरमियान में एक ओपनिंग है, उसे कहते हैं इंटर एट्रियल फोरामेन। ये आमतौर पर कब होता है? जब बच्चा माँ के पेट में है, ठीक है, उसके अंदर अपना भी ऑक्सीजनेशन वाला सिस्टम बहाल नहीं है। सो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि यहाँ से राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर, और लेफ्ट एट्रियम से फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर एओर्टा के जरिए पूरी बॉडी के अंदर। तो ये आमतौर पर नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक है, इसमें बच्चे को कोई इश्यूज नहीं होते, बिकॉज कि अभी उसका अपना जो ऑक्सीजन का जो सिस्टम था, ऑक्सीजन बनाने वाली रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो अभी फंक्शनल नहीं है। तो उस दौरान अल्लाह ताला ने ये सिस्टम रखा हुआ है कि इंटर एट्रियल फोरामेन होता है, जो कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है, इट हैज़ टू बी क्लोज्ड, ये बंद हो जाना चाहिए। ये बंद हो जाता है एक नॉर्मल बच्चों के अंदर, लेकिन समटाइम्स इट हैपन्स कि ये जो सा इंटर एट्रियल फोरामेन जो होता है इज नॉट क्लोज्ड आफ्टर बर्थ।
अगर ये बर्थ के बाद भी क्लोज ना हो, जबकि बच्चे का अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम बहाल हो चुका है डिलीवरी के फ़ौरन बाद, तो फिर क्या होता है कि मिक्सिंग होती है। राइट एट्रियम के अंदर आपको पता है डीऑक्सिनेटेड ब्लड आ रहा होता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, तो ये मिक्सिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से लेफ्ट एट्रियम और में जब वो डीऑक्सीनेटेड ऑक्सीनेटेड ब्लड मिक्स हो जाएंगे, वहाँ से फिर पूरी बॉडी को सप्लाई किया जाएगा, तो वो भी सारा क्या होगा, मिक्स्ड ब्लड, यानी कि उसके अंदर ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड की दोनों की प्रोपोर्शंस मौजूद होंगी। इससे भी अगेन वही कंडीशन प्रोड्यूस होगी, साइनोसिस। बच्चे की जो स्किन होती है और उसके जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं वो नीली होना शुरू हो जाएंगी। क्लियर? सो दैट इज़ द सेकेंड रीज़न जिसकी वजह से देयर इज़ द ब्लूनेस ऑफ द बेबीज़। तो ऐसे बेबीज़ को ब्लू कह सकते हैं, ब्लू बेबीज़। सो दिस इज़ द सेकेंड रीज़न, इंटर एट्रियल फोरामेन। आपने सुना होगा शायद कि कहते हैं ना कि बच्चे के दिल में सुराख है। ठीक है, तो वो बच्चे के दिल में सुराख यही होता है, दैट इज़ इंटर एट्रियल फोरामेन। आमतौर पर जो कि ये नॉर्मली फीटल लाइफ में मौजूद होता है, लेकिन आफ्टर डिलीवरी इट इज़ क्लोज्ड, ये बंद हो जाता है। लेकिन अगर बंद ना हो तो फिर ये ऐसी कंडीशन प्रोड्यूस होती है, वो बच्चा जो है सही तरह से सांस नहीं ले पाएगा, उसको फिर टैकीकार्डिया भी होगा, उसको साइनोसिस भी होगा, वगैरह वगैरह। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अदर डिजीज़ के वाले से। थैंक यू वेरी मच।